है। और आज से लेके अगले 7 दिन जिस चीज के बारे में सीखेंगे वो है आपके सामने कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। और यहाँ पे आई थिंक अभी 26 लोग जुड़ चुके हैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सीखना चाहते हैं ना, तो आज तक आपने कुछ किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आज आपके पास एक डायरी और पेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आज के दिन या इस सेशन में अगर आपके पास डायरी पेन नहीं होगा तो आप सेशन सुनेंगे, बोलेंगे सर अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, अगर नहीं निकाला है तो प्लीज उसको निकालिए, क्योंकि जो सेशन हमारा है इसके अंदर बहुत सारे और उन टर्म्स को अगर आप नोट कर लेंगे तो वो टर्म्स आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं 4G क्वांटम मैग्नेटिक। जब हम बात करते हैं 4G नाम की बात करते हैं, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन। ये जो मशीन है ये चौथी पीढ़ी का, चौथी जनरेशन का नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। आइए जो नाम है ना इसको समझते हैं, क्योंकि नाम समझ लिया तो नाम से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं क्वांटम का, क्वांटम मतलब होता है, क्वांटम फिजिक्स का एक शब्द है जो फिजिक्स के अंदर आता है, भौतिकी में आता है, उसका मतलब होता है एनर्जी। क्वांटम मतलब एनर्जी। नोट कीजिए, नोट करना पड़ेगा सेशन के पॉइंट्स को। क्वांटम मतलब एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैग्नेटिक। क्वांटम एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। रेजोनेंस मतलब बैलेंस, और एनालाइज मतलब उसको एनालिसिस करना। तो ये मशीन क्या करती है? ये मशीन हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उस मैग्नेटिक एनर्जी को ये बैलेंस करके एक रिजल्ट के साथ कंपेयर करती है और हमें देती है हमारी बॉडी का एनालिसिस। और शब्द पकड़िए सर, शब्द में है एनालिसिस या एनालाइजर। ये मशीन कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है। दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक मशीन। और इस मशीन से आप किसी का जांच करके आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि आपको ये बीमारी है, आपको ये प्रॉब्लम है। जब भी आप 4G मशीन से किसी का जांच करेंगे तो आप हमेशा बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आरके शर्मा जी क्या बोलेंगे सर? आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी ना जाने में अनजाने में ये नहीं बोलना है कि आपको ये प्रॉब्लम है। हम डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, हम किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे शब्द का, और शब्द वो होगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मशीन क्या है? ये मशीन हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं उनको कंपेयर करती है, मेजर करती है, और उसके बेस पे हमें देती है एक रिपोर्ट कार्ड, जिससे हम पता लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है। अगर वो फील्ड कमजोर है मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आज का जो समय है, आज का जो वर्तमान हालात है, पोल्यूशन, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तनाव सबकी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हो गया सिडेंट्री, यानी हम फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल काम बहुत कम कर रहे हैं, और हम काम करते हैं घर से, जूम से, या हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है, हम जो मेहनत का काम करते थे, रनिंग करते थे, खेलते थे, घर का काम था, खेत का काम था, वो हमने करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? हमारी लाइफ बन गई है सिडेंट्री, यानी अकेलापन हमारी जिंदगी में आ गया, हम फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। तो प्रदूषण, तनाव और सिडेंट्री लाइफस्टाइल ने क्या किया है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम को जनरेट कर दिया है, जैसे मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, डायबिटीज, जल्दी बुढ़ापा आना, डिप्रेशन, अस्थमा। ये सब क्या है? ये सब देन है हमारे प्रदूषण का, तनाव का, और हमारी खराब दिनचर्या का। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉब्लम और क्या है। इसके अलावा बहुत सारी और बुरे हालात हमारे साथ हो रहे हैं, लगातार होते रहते हैं, जैसे आज के खान पान से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे जीवन शैली से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हेल्थ वर्सनिंग कंडीशन आ चुकी है, जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी बहुत कॉमन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम,
बहुत कॉमन हो गया है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है लोगों का, स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, बालों का झड़ना, सफेद होना बहुत जल्दी हो जाता है, हार्ट बर्न्स, सीने में जलन होना लगातार लोगों को महसूस होता रहता है। उसके अलावा इंसोम्निया यानी नींद आने में दिक्कत, हाइपोटेंशन, बीपी का लो हो जाना, बार बार इन्फेक्शन होना, आंखों का प्रॉब्लम हो जाना, बॉडी में कमजोरी आना, अस्थमा प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कैंसर और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो बने हैं वो बने हैं बिकॉज ऑफ आवर इनएक्टिव लाइफस्टाइल। हमारे सिडेंटरी लाइफस्टाइल से हमारी बॉडी के अंदर ये बदलाव आए हैं और ये बदलाव लगातार और खराब होते जा रहे हैं और हमारी बॉडी को लगातार डैमेज कर रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कीवा इंडस्ट्री ने एक ऐसा हमारे हमको टूल दिया है, इसका नाम है कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। नाम बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट में हम बोलेंगे 4G QMRA, 4G QMRA। अब ये क्या है? ये मशीन, ये टूल एक ऐसा मशीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ अंदर चल रहा है उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है उसको ये एनालाइज करके हमें एक आइडिया देता है कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ इशू हो सकता है। अगर आपने इसके पे काम नहीं किया, इसको आपने किया निगलेक्ट, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा हम हमेशा बात करते हैं इसके बारे में कि अगर कोई भी चीज या किसी भी सिम्टम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर हमें आइडिया हो जाए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो हमें अगर आइडिया हो जाए तो क्या कर सकते हैं, हम उनसे बचने की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज के समय ना लोग अपनी बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको बॉडी पेन होता है, हार्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, गैस्ट्रिक पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, फिर भी लोग उनको क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इससे क्या होता है, उससे वो कंडीशन लगातार बढ़ती रहती है और बन जाती है खतरनाक बीमारी। तो हमारे पास एक टूल ऐसा है जिसका नाम है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। क्या करता है समझिए इसको, ये मशीन क्या है, ये मशीन क्या है, हाई टेक्नोलॉजी का मशीन है जिसके अंदर मेडिसिन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिक्सचर है। क्या क्या इसके अंदर सर, इसके अंदर मेडिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये एक अद्भुत बेमिसाल कमाल है जो हमारी बॉडी की पूरी बॉडी को एनालाइज करके हमें आइडिया देता है कि हमें बॉडी के किस पार्ट का केयर करना चाहिए। कैसे करता है ये समझिए, इंपोर्टेंट है समझना कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो भी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं उनको ये करता है एनालाइज और उनको एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट से कंपेयर करके हमें बताता है कि हमारी बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर है या ज्यादा पावरफुल है। जैसे हम बात करते हैं इस मशीन का, ये जो मशीन है, ये मशीन का जो बेस है, निर्माण हुआ है, वो हुआ है जापान में। कहां पे हुआ सर, जापान। इस मशीन का जो निर्माण हुआ है वो जापान में हुआ है और जापान में ऐसे नहीं कि इसको बना दिया और मार्केट में छोड़ दिया। जब जापान में मशीन बनी, इसको तैयार किया गया तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया स्टडी। क्या किया गया सर, रेस्पॉन्स चाहिए सर मुझे ना। जापान के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्टडी किया गया। कैसे स्टडी किया गया, अलग अलग एज, वेट, हाइट और सेक्स, एज, वेट, हाइट और सेक्स के हिसाब से अलग अलग हेल्दी इंसानों को स्टडी किया गया, उनको एनालाइज किया गया। उससे क्या किया गया, उससे बनाया गया एक कांस्टेंट डाटा। क्या बना सर, लाखों हेल्दी कांस्टेंट लोगों को डाटा। स्टडी करके एनालाइज करके बनाया गया एक कांस्टेंट डाटा। यानी ये माना गया कि अगर हम बात करें इस मशीन से किसी का जांच करना है तो हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू होना चाहिए जो रहे हमेशा फिक्स, और उसको बोलते हैं एक कांस्टेंट डाटा। वो कैसे बना, लाखों हेल्दी लोगों को अलग अलग एज, वेट, हाइट, सेक्स के लोगों को जांच किया गया और कलेक्ट किया गया उनका हेल्दी मैग्नेटिक फील्ड। अब मशीन क्या करती है कि मशीन में 2 चीजें आती है हमारे सामने, एक आता है कांस्टेंट डाटा जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है, और दूसरी तरफ आता है हमारा जिसका हमने जांच किया है उसका बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड का मात्रा कितना है। तो मशीन क्या करती है, उस इंसान की
मैग्नेटिक फील्ड को जो कांस्टेंट है उससे कंपेयर करती है और कंपेयर करके हमें देती है एक एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि इस बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम शायद हो सकता है। तो ये काम कैसे करेगा समझते हैं, इसको आइए देखते हैं। हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, हम सब बने हैं सेल से। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 35 खरब कोशिकाएं होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 35 खरब सेल्स होती हैं जो लगातार टूटती हैं और बनती हैं। इनका टूटना बनना लगातार चलता रहता है, और सेल के टूटने से, बनने से, या सेल जब काम करती है, हर प्रोसेस में हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनसे बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है सर? मैग्नेटिक फील्ड। चाहे चाहे सेल्स हेल्दी हो, चाहे सेल्स बन रही हो या टूट रही हो, पूरे प्रोसेस से हमारी सेल्स में बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड। और ये मशीन क्या करती है? ये मशीन उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करती है, पकड़ती है, और कांस्टेंट डाटा से कंपेयर करके हमें देती है एक एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो प्रोस्पेक्ट है या हमारा जो पेशेंट है उसको किस पार्ट में इश्यू हो सकता है या नहीं। अब देखिए ये मशीन है ना, बड़ी कमाल की मशीन है। कि मैंने क्या बोला? ये मशीन डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ एक एनालाइजिंग मशीन। यानी इसके इस्तेमाल से हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम, हम बोलेंगे ये आपकी बॉडी में ऐसी कुछ जो सेल्स हैं या पार्ट्स हैं, यहाँ की जो सेल्स का जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम है। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 4G मशीन के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जो मशीन है इसको इस्तेमाल करने में कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई रेडिएशन नहीं होती, और ना ही हम किसी का ब्लड निकालते हैं, यानी ब्लड नहीं निकलता, कोई दर्द नहीं होता, रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अलावा जो मशीन है उसको चलाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और कोई भी इंसान 2 4 10 बार इसका प्रैक्टिस करके इसको ऑपरेट कर सकता है। उसके साथ साथ सस्ता है और इकोनॉमिकल है, सिक्योर है, और इसके अलावा 1 मिनट के अंदर, लगभग 1 मिनट में ये हमें दे देता है लगभग टोटल 43 रिपोर्ट्स। यानी विदाउट ब्लड सैंपल लिए, विदाउट किसी को नीडल लगाए, विदाउट किसी को दर्द किए, हम बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं, हमने बात किया था वर्किंग, यानी ये काम कैसे करती है, जैसे हमने बात किया था कि हर इंसान की बॉडी में सेल्स हैं, और सेल से क्या निकलता है? सेल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड। हर बॉडी सेल से निकलता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो बॉडी सेल्स स्वस्थ है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। अगर उस सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होगा। और मशीन क्या करती है? मशीन उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करती है, और कैप्चर करके हमें बताती है कि आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनके अंदर जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है। और हम उससे क्या करते हैं? उससे एनालाइज कर लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करती है और हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देती है। और ऐसा माना जाता है कि खासकर ये मशीन जो काम करती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी की जो वीक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको ये पकड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे किसी बॉडी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस ऑर्गन की जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे इस बॉडी सेल्स में या इस टिश्यूज में, इस ऑर्गन में कुछ इश्यू हो सकता है। और ये कुछ रिपोर्ट हैं जिनके बारे में डिटेल में जानेंगे जो इस मशीन से हमें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सबसे पहले जो मसाज सेंटर्स हैं वहां पे, हेल्थ क्लब्स के अंदर, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर, हेल्थ केयर शॉप्स के अंदर, वेलनेस सेंटर्स में, ब्यूटी सैलून्स में, और जो भी हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं या स्टॉकिस्ट हैं वो भी इसको अपने शॉपी पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को एनालाइज करने के लिए। बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। 4G मशीन इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या होता है? इससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का जो करंट हेल्थ ऑर्गन का वो कैसा है, और अगर हमने उसको केयर नहीं किया तो प्रॉब्लम बन सकता है। देखिए क्या होता है, इसको समझिए। आज से मैं बात करूं 50 साल पहले या 100 साल पहले, हमारे गांव में क्या होते थे सर? हमारे गांव में होता था एक वैद्य जी होते थे, वैद्य। और वैद्य जी के पास कोई जाता था, कोई उनके पास कोई मशीन नहीं होता था। वो क्या करते थे? वो 1 मिनट के लिए हमारी जो नाड़ी है, नब्ज है, उसको पकड़ते थे
और नब्ज पकड़ के बता देते थे कि हमारी बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। यानी वो वैद वैद थे, वो भी थे, उनके उनके अभ्यास से उन्होंने सीखा था 4G मशीन अपने हाथ से ऑपरेट करते थे। लेकिन अभी वो परंपरा थोड़ी पुरानी होगी, तो क्या हो गया, अभी साइंस का टाइम आ गया, आगे टेक्नोलॉजी, तो क्या किया, साइंस ने बनाया एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन जहाँ पे मेडिकल साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बन गया है कीवा 4G। क्या हुआ है, हमारी मशीन क्या करता है, इसको हम हाथ में पकड़ते हैं और हमारे हाथों में क्या, हम क्या मानते हैं कि हमारे हाथों के अंदर पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इसको पकड़ते हैं तो सभी पॉइंट यहाँ पे प्रेस हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है वो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस मशीन से, इसका इस्तेमाल करके हम जांच करते हैं या पता लगाते हैं सेल के लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी लेवल पे सर, सेल के लेवल पे, हमारी बॉडी की सेलुलर लेवल पे क्या कुछ इश्यू आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेडिकल साइंस जो काम करती है ना, वो काम करती है हमारे ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल साइंस उसका पता लगाती है अपने जांच के माध्यम से। लेकिन हमारी जो मशीन है ना, ये करती है एनालाइज, और वो भी किस लेवल पे, सेलुलर। सेल के लेवल पे। और हम सेल से बने, तो अगर हमें अपनी सेल के स्वास्थ्य के बारे में पता लग जाए तो हम ये जान सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं हमारी बॉडी में क्या कुछ होने वाला है। और जब आइडिया लग जाता है तो क्या कर सकते हैं, हम उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं। उसके अलावा इस मशीन को एक्सप्लेन करना ना बहुत आसान है, आपको लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको सीखेंगे ना 5 बार 10 बार, सिर्फ जो मैं आपको बताने वाला हूँ 7 दिन में, तो इसको आप 5-7 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान काम है। और कोई भी इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी करना चाहता है, उसको बड़ी आसानी से सीख सकता है। बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप। वहां पे क्या आता है, इसके साथ आता है एक सीडी। इस सीडी को हम अपने इसमें डालते हैं लैपटॉप के अंदर, और इसका ये होता है की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस की के अंदर होती है कांस्टेंट डाटा। क्या होता है सर इसके अंदर, कांस्टेंट डाटा। इस चाबी के अंदर होता है कांस्टेंट डाटा, जो लाखों स्वस्थ लोगों को स्टडी करके बनाया गया है। उसके अलावा जब तक ये की नहीं लगेगी, मशीन काम भी नहीं करेगा। तो ये इसको इसको सीडी को डालना है, इस की को लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2 वायर उनको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इसको सीडी को हम करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा आइकन बन के हमारे सामने आएगा। और जब आइकन आएगा तो हम क्या करेंगे, इस आइकन पे हम करेंगे डबल क्लिक, तो ये ऐसे हमारे सामने खुल जाएगा। और जब खुलेगा तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे डिटेल, यानी जिसका हम जांच करने वाले हैं उसका डिटेल डालेंगे। और यहाँ पे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी हो सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और उसका हाइट। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, हाइट एंड वेट, ये आपको डालना पड़ता है। बाकी आपकी चॉइस, आप डालें या ना डालें। अब आपने मशीन खोला तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ऊपर मशीन में ऑप्शन आता है टेस्टिंग, आप टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे। कहां पे क्लिक करेंगे सर, टेस्टिंग। टेस्टिंग पे क्लिक टेस्टिंग करो। पे क्लिक करेंगे तो आएगा, डालेंगे हाइट एंड वेट। ये 5 चीजें आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम सबको अपना पता होता है, मेल फीमेल ये भी पता होता है। तो हम क्या पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका हाइट कितना है और आपका वजन कितना है। अब वो हाइट आती है इन सेंटीमीटर, किसमें आती है सर, सेंटीमीटर में डालना होता है हमें हाइट को। और हमारे हमें जो हाइट पता होती है ना, मोस्टली वो पता होता है किसमें, फिट में, कि मेरा हाइट है 6 फुट, 5 फुट, 5.5 फुट, ऐसे होता है सर ना। यस। हमें हाइट पता होती है हमारी, हाइट कितना है हमारा फिट में, लेकिन यहाँ पे डालना है हमें हमारी हाइट कितना है इंच में। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता आपको। जो भी आपका हाइट है फिट में, उस हाइट को आप गुना कर दीजिए 30 से। किससे सर, 30, यानी 30 से 30 से आप उसको गुना करेंगे तो आपका जो हाइट आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। किसमें आ जाएगा सर, सेंटीमीटर में। एग्जाम्पल, सर आपकी हाइट कितनी है आर के शर्मा जी, यस। सर आपकी हाइट कितना है, हाइट कितना है आपका, मेरा हाइट है सर 172 सेंटीमीटर।
ये तो आपको पता है, लेकिन मैं बात करूं फिट में कितना है, कितना फिट है आपका हाइट? 5 फुट 9.5 इंच के करीब मानिए सर, 5 फुट 9 इंच। 5 फुट 9 इंच, तो बहुत सिंपल है सर। तो 5.9 को हम गुणा करेंगे 30 से, 5.9 मल्टीप्लाई बाई 30, जो वैल्यू आएगा 30 हो गया 180, यानी उसका हाइट है 180 सेंटीमीटर। अगर किसी का हाइट है 5 फीट, तो 5 गुना 30 हो गया 150 सेंटीमीटर। अगर किसी का हाइट है 5.5 फुट, तो हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। यानी जो भी आपका फिट में हाइट है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हाइट आ जाएगा इन सेंटीमीटर, और उसके बाद डालेंगे आपका वजन कितना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, और सेव करके फिर से हम क्लिक करेंगे टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में क्या आएगा, नाम आएगा जो आपने डाला होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपकी मशीन चलेगी, और लगभग 52 सेकंड में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है, इसका स्टार्टिंग बड़ा आसान होता है। लेकिन बात आती है इंपोर्टेंट, डायरेक्शन क्या है। जब हम किसी का जांच करेंगे तो हमें क्या क्या डायरेक्शन को फॉलो करना, ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट मिले। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूं सर, ध्यान से सुनिए। ये मशीन कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान अगर सारी कंडीशन को फिलफुल करे, सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो उसका जो जांच आएगा ना, वो 80 से लेके 85% बिल्कुल सही होगा। कितना सही होगा सर? 80 से लेके 85% जांच बिल्कुल हमें सही मिलेगा। लेकिन कब? जब वो इंसान सभी जो डाटा या जब जो कंडीशन को पूरा करेगा। क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने उनका कंडीशन को पूरा कर दिया, तो आपको मिलेगा एक शानदार आपका बॉडी का एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले अगर आपको जो रोड आता है हमारा, वो हम देंगे उसके लेफ्ट हैंड में। कौन से हैंड में सर? पुरुषों के लिए, मेल के लिए लेफ्ट हैंड, महिलाओं के लिए हम देंगे राइट हैंड। महिलाओं को देंगे हम राइट हैंड में, और पुरुषों को देंगे लेफ्ट हैंड में। इसका साइंस कुछ अलग होता है। अगर पुरुष है तो कौन सा हाथ सर? लेफ्ट हैंड, जिसमें हम घड़ी बांधते हैं। अगर महिला है तो कौन सा? जिसमें महिला घड़ी बांधती है, राइट हैंड। महिलाओं के लिए राइट हैंड, पुरुष के लिए लेफ्ट हैंड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऐसे जो मैंने बताया, उसको रिपोर्ट को फॉलो करेंगे, और कुछ मिनट में हमारा टेस्ट हो जाएगा, और रिपोर्ट को हम सेव करेंगे। और सेव करेंगे क्या करेंगे, उसको करेंगे डाउनलोड या जनरेट रिपोर्ट कार्ड। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिपोर्ट शानदार हमें मिले। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्रोबिंग। क्या करना पड़ेगा सर? एक वर्ड होता है प्रोबिंग। क्या बोलते हैं सर उसको? प्रोबिंग। आरके शर्मा जी, क्या शब्द है? प्रोबिंग। प्रोबिंग, PROBING, प्रोबिंग। और हिंदी में बोले इसको हम जांच पड़ताल। हिंदी इसको बोलते हैं जांच पड़ताल करना। जिसका भी आपने जांच करना है, उसके पहले करेंगे जांच पड़ताल। क्या पूछेंगे या बताएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपको शानदार आपका रिपोर्ट मिले, तो रिपोर्ट या टेस्ट करवाने से 24 घंटा पहले आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे सर? यस। अगर आपको चाहिए अच्छा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट टेस्ट करवाने से 24 घंटा पहले आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फूड सप्लीमेंट या दवाई कोई भी नहीं लेंगे। उसके बाद जो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट होगा इन सेमी फास्टिंग कंडीशन, यानी ना पेट खाली होना चाहिए, ना पेट बिल्कुल भरा हो। खाना खा के आए हैं तो खाना खाने के 1 से लेकर 2 घंटे बाद हम उसका जांच कर सकते हैं। उसके अलावा इंपोर्टेंट क्या है कि जब भी जांच करेंगे, तो जिसका जांच होने वाला है वो इंसान रहना चाहिए बिल्कुल रिलैक्स। कैसा होना चाहिए सर? हेलो। बिल्कुल रिलैक्स। कैसा होना चाहिए? रिलैक्स मोड में, यानी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बेचैनी, चिंता, क्या होगा, क्या मिलेगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। उसके अलावा कोई इंसान अगर हमारे पास भागा हुआ आता है, जल्दी जल्दी में आता है, हाफ रहा है, दौड़ के आया है, तो उसको बोलेंगे कि भी आपका जांच हम नहीं करेंगे। जब तक आपका बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाएगा, हम जांच नहीं करेंगे। जांच तभी होगा जब बॉडी होगा आपका बिल्कुल रिलैक्स। उसके अलावा जो भी बॉडी है, उस बॉडी पे
जो भी मेटेलिकल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सिक्का हो, बेल्ट हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, अंगूठी हो, चेन हो, कुछ भी धातु वाली चीज है उसको हम निकलवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेटल होती है उसमें होती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो पहने पहने जांच करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएंस आ सकता है। उसके अलावा अगर कोई महिला है और उस महिला को चल रहा है पीरियड्स, तो उसका जांच हम नहीं करेंगे। महिलाओं का पीरियड में जांच नहीं करेंगे। अगर किसी को लगा है पेसमेकर या स्टंट, उसका भी जांच नहीं करेंगे। या किसी को लगा है रॉड हाथ में पैर में, उसका भी जांच नहीं करेंगे। कौन किस किस का जांच नहीं करेंगे सर हम? आर के शर्मा जी। हेलो सर किस किस का जांच नहीं करेंगे हम? प्रेगनेंसी सबसे पहले प्रेगनेंसी, और जिस महिला को एमसीज चल रहे हैं उसको, जिसको लगा है स्टंट या पेसमेकर, उसका भी जांच नहीं करेंगे। और जिसको लगा है रॉड हाथ में पैर में, उसका भी जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मेटल्स होते हैं और रिपोर्ट में वेरिएंस आ सकता है। और लास्ट में क्या बोलना है, बी रिलैक्स, चिंता ना कीजिए, कुछ सेकंड लगेंगे, आपका बॉडी का जांच हो जाएगा। बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, हल्के रहिए, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि कभी भी किसी का बार बार जांच नहीं करना है। अगर किसी का आपने एक बार जांच किया है तो दोबारा से जांच करना चाहते हैं तो कम से कम जांच करेंगे 1 सप्ताह के बाद। कितने दिन बाद सर? एक सप्ताह दोबारा जांच हम साथ के साथ नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे 1 सप्ताह के बाद। उसके बाद सेमी फास्टिंग कंडीशन होना चाहिए। वो जो भी मेटेलिक पार्ट्स हैं उसको हमें निकाल लेना है, और जांच से 24 घंटा पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सप्लीमेंट, मेडिसिन नहीं लेना है। खाली पेट। क्लियर सर? तो ये राइट। तो सिंपल चीजें, ये तो आप सबको पता है, ऐसे हम करते हैं, करवाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आता है, अब शुरू होता है हमारा रियल ट्रेनिंग। और जब हम जांच कर लेते हैं और हमारे सामने आती हैं अलग अलग 42 रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है, किस रिपोर्ट के बारे में बताना है, किसके बारे में नहीं बताना है, और क्या बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो आप कर लेते बड़े आराम से कि सर सारी मेटल निकाल दो, मशीन चला लो, ये कर लो। लेकिन जरूरी आता है जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है उनको हम कैसे पढ़ें, उनके बारे में हम कैसे लोगों को बताएं, ताकि लोग ज्यादा कन्विंस हो सकें। तो हमारा एक्चुअल 4G सेशन शुरू होता है अब। और बात करते हैं, जब हमने जांच किया, रिपोर्ट सेव किया, रिपोर्ट जनरेट किया, तो हमारे सामने सबसे पहला जो रिपोर्ट आता है वो कौन सा आता है सर? वो आता है कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसको समझिए, नोट कीजिए। अब है नोट करने टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर क्या होता है। ये शब्द क्या है, शब्द पकड़िए एक करके। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट। कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब हार्ट से जुड़ी हुई धमनियां, हमारी आर्टरीज और वेन्स जो हार्ट से खून को निकाल के पूरी बॉडी में भेजती हैं, यानी दिल और दिल की धमनियां कैसे काम कर रही हैं। उसके बाद आता है सेरिबो वास्कुलर, और जहां पे शब्द आता है सेरिबो या सेरिबल, पीला पीला, हरा, इस शर्मा जी हैं। अब अभी क्या करते हैं हम लोग ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि जो लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, उसको देखते हैं और रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन कभी भी आप जब रिपोर्ट बताएंगे ना, तो आपको लाल पीला नहीं देखना है, आपको देखना है एक आता है नॉर्मल रेंज और एक आता है एक्चुअल मेजरमेंट। नॉर्मल मतलब कांस्टेंट डाटा, यानी इस एज में, इस सेक्स का, इस हाइट का, इस वेट का ब्लड विस्कोसिटी नॉर्मल कितना होना चाहिए। और जो एक्चुअल है मतलब जिसका हमने जांच किया है उसका रिपोर्ट कितना है। तो क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को देखेंगे और देखिए यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम है 65.37 और यहाँ पे आ रहा है 66.51, यानी थोड़ा सा ज्यादा है।
तो इससे हम बताएंगे कि जिसका हमने जांच किया है आपका ब्लड में विस्कोसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ये नहीं बोलेंगे खून गाढ़ा हो गया है, हम बोलेंगे आपका खून हल्का सा गाढ़ा हो सकता है। क्या बोलेंगे सर? हल्का खून गाढ़ा हो सकता है, ये नहीं हो मतलब सकता गया। है, हाँ राइट। ये नहीं बोलेंगे हो गया है, बिकॉज हम डायग्नोस नहीं कर सकते और ना ही हम किसी को करना है। हमें क्या करना है? एनालाइज। तो हम बोलेंगे ब्लड विस्कोसिटी मतलब खून का गाढ़ापन, यानी आपका खून थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। अगर आपने केयर नहीं किया तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? अगर ये गाढ़ापन बढ़ता रहा तो आपके हार्ट को, आपके ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, खून आपका अटक जाएगा, उसका फ्लो रुकेगा, तो आपका बीपी अप डाउन हो सकता है, ब्लॉकेज आपको हो सकता है, या हार्ट प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने इस विस्कोसिटी को नॉर्मल नहीं किया। तो ब्लड विस्कोसिटी मतलब खून का गाढ़ापन। अगर खून गाढ़ा होगा तो फ्लो करने में दिक्कत होगा और हो सकता है बीपी प्रॉब्लम, ब्लॉकेज या हार्ट प्रॉब्लम। दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल यानी अगर कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाए और बन के उसके बन जाए क्रिस्टल। क्या बन जाए सर? क्रिस्टल, मतलब दाने। आम बात से यस, बात करें दाने। तो कोलेस्ट्रॉल के दाने, कोलेस्ट्रॉल की गांठें अगर बन जाए और वो अगर हमारी आर्टरीज में जमना शुरू कर दे तो क्या होगा? उससे जो खून का फ्लो का रास्ता है वो प्रभावित होगा, ब्लड रुक को फ्लो जाएगा। करने में दिक्कत होगा और उससे क्या होगा? बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या पैरालिसिस भी हो सकता है। हो तो अगर सकता है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बड़े हुए आते हैं तो इंडिकेट करता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड रिपोर्ट जो आता है वो आता है ब्लड फैट। क्या है सर? ब्लड फैट ब्लड फैट यानी खून में फैट की मात्रा बढ़ कितनी है। जाना। और अगर खून के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? खून को फ्लो करने में दिक्कत होगी, बीपी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा क्या होगा? हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकता है। तो ब्लड फैट ज्यादा है या कम है, यहाँ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर आपने कम नहीं किया ब्लड फैट को तो आपको फ्यूचर में इसको फेस करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स को। अब चौथा जो टेस्ट आता है यहाँ पे वो आता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या है सर? वेस्कुलर वेस्कुलर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, यस। वेस्कुलर मतलब हमारी धमनियां, हमारी ब्लड वेसल्स, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो ये बताता है रिपोर्ट हमें कि जो आर्टरीज या जो वेन्स हमारे खून को लेके जाती हैं वापस आती हैं हार्ट तक, उनके अंदर रेजिस्टेंस या रुकावट कितना है। और जितना ज्यादा रुकावट होगा उससे क्या होगा? उससे हार्ट को फ्लो करने में दिक्कत होगा और हमारा ब्लड का फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे हार्ट को, बॉडी पार्ट्स को खून कम मिलेगा, उससे क्या होगा? बॉडी में कमजोरी आएगा और हमारा हार्ट को ज्यादा जोर से प्रेशर करना पड़ेगा खून को आगे भेजने के लिए। उससे क्या होगा? उससे हमारा बीपी बढ़ सकता बढ़ है। सकता है। अगर किसी का वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उससे उसको बीपी प्रॉब्लम हो सकता है हो अगर उसने सकता उसको है। कम नहीं किया तो। और ना अगला यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो आता है वस्कुलर इलास्टिसिटी। वस्कुलर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी धमनियों का लचीलापन। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, इतनी लचीली है। और जितना बेहतर हमारी मसल्स का होगा इलास्टिसिटी, लचीलापन अच्छा होगा, उतना अच्छा ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत कोई फेस करनी पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा लचीलापन धमनियों का कम हो जाए तो ब्लड को फ्लो करने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे खिंचाव रहेगा और खिंचाव रहेगा तो क्या रहेगा? सीने में भारीपन, हमें यहाँ पे भारीपन फेस होगा और ब्लड को फ्लो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर किसी का वस्कुलर इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब वो एक अच्छी बात है, लेकिन कम है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। क्लियर सर? अगर ज्यादा है तो नॉर्मल है, अच्छी बिल्कुल बात है। कम कम है तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। मायोकार्डियल ब्लड ब्लड डिमांड, डिमांड। मायोकार्डियल मतलब हार्ट। हार्ट, हार्ट हमारा दिल जो होता है ना, उस दिल का जो कवरिंग होता है, उसका जो कवर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डिया। क्या बोलते हैं सर? बायोकार्डियल, यानी
हार्ट का बाहरी हिस्सा, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डिया। तो यहाँ पे क्या है, मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, यानी हमारे दिल का जो बाहरी हिस्सा है उसको कितना खून चाहिए अपने काम को अच्छे से करने के लिए। अगर मायोकार्डियल ब्लड डिमांड ज्यादा आती है तो इंडिकेट करता है कि हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और इसको खून पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको ज्यादा खून चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा है तो आपको क्या होगा कि वहां पे ब्लड का फ्लो कम है तो इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मायोकार्डियल डिमांड कम हो जाए तो मतलब वहां पे खून प्रॉपरली मिल पा रहा है। और अगर हमारे हार्ट की कवरिंग को, हार्ट के जो आउटर पार्ट को अगर खून ना मिले तो क्या होगा, हमारे हार्ट में होगा बहुत सारी प्रॉब्लम, और इससे हो सकता है हार्ट फेलियर। क्या हो सकता है सर? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो सकता है अगर मायोकार्डियल ब्लड डिमांड बहुत ही बढ़ जाए, यानी उसको ज्यादा डिमांड हो जाए। डिमांड ज्यादा कब होगा, जब उसको मिलेगा कम, और कम मिलेगा तो उसमें हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, टेस्ट आता है, वो है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम, यानी हमारे हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसमें ब्लड का परफ्यूजन की मात्रा कितनी, किसकी मात्रा सर? परफ्यूजन शब्द है, परफ्यूजन क्या होता है सर? ये परफ्यूजन आम भाषा में बोले ना, सिंपली परफ्यूजन मतलब छिड़काव। परफ्यूजन मतलब छिड़काव। छिड़काव, स्प्रे। किसका स्प्रे? यस। ब्लड का, यानी जो दिल से खून निकल के हमारे आउटर आर्ट में पहुंचता है, वहां पे खून जो आता है उस खून का छिड़काव पार्ट पे कैसे होता है वो बताता है हमारा वॉल्यूम। तो अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम यानी छिड़काव कम होगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड को बाहर से खून कम मिलेगा और हार्ट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर ये कम होगा तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, भारीपन लग सकता है या फील हो सकता है। लास्ट अगला रिपोर्ट हमारे पास आता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कंजप्शन। क्या है सर? ऑक्सीजन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी हमारे हार्ट की बाहरी कवरिंग को कितना ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए हमारे हार्ट को। कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। अगर हमारे हार्ट का बाहरी पार्ट का ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगा तो मतलब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हमारा हार्ट अच्छी तरह से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों से हमारी बॉडी पहुंचती है हमारे खून में मिक्स होके। तो जब खून हार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा होगा मतलब हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं है। अगर वैल्यू डाउन है तो प्रॉब्लम होगा, अगर अच्छा है, ज्यादा है तो मतलब ये आपके लिए अच्छी बात है। तो अगर किसी का मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन कम है तो उसको अपना देखभाल करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम उसको हो सकता है। अभी नेक्स्ट बहुत कोरोना इंपॉर्टेंट में यही रिपोर्ट है दिक्कत हुई थी। और वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है स्ट्रोक सर? वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक हाँ जी, वॉल्यूम। यही दिक्कत हुआ था, बिल्कुल ये हुआ था जी। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम देखिए बहुत सिंपल है सर। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हमारा जो हार्ट है ना वो काम करता है दो, एक होता है, एक को बोलते हैं सिस्टोल, एक को बोलते हैं डायस्टोल। राइट। ऊपर जाना सिस्टोल, नीचे आना डायस्टोल। डायस्टोल। और आपने देखा होगा ईसीजी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक और फिर ऊपर तक आता है वो बनाता है एक साइकिल। क्या बनता है सर? वो एक साइकिल बनाता है। एक चक्कर पूरा हो गया, यानी एक चक्कर राइट। पूरा हो गया। राइट। सिस्टोल डायस्टोल पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर पूरा होने पे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन से कितना होता है एक सेकंड में, एक चक्कर में, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी जब हमारा दिल एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, उस सिकुड़ने में और फैलने में कितना खून बाहर निकलता है हमारा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो हमारा बीपी, क्या सर?
बीपी अप स्ट्रोक डाउन, वॉल्यूम अगर कम होगा तो बीपी बीपी डाउन, डाउन हो जाएगा, राइट, बीपी कम रहेगा और इंसान को बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, क्या रहेगा, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी, बेचैनी बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसी किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे बीपी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है, कम है तो बीपी कम हो सकता है। दोनों केस हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए नॉर्मल। क्या है ये, जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, तो उस प्रोसेस में कितना खून हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कम होगा तो बीपी डाउन, ज्यादा होगा तो बीपी अप हो सकता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, दो रिपोर्ट, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला रिपोर्ट किसी को हम बताएंगे नहीं। फिर हम बताएंगे कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। क्या बताएंगे सर? कोरोनरी आर्टरी, ये दो छोड़ देना है, किसी को बताना नहीं है। बताएंगे कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। कोरोनरी मतलब कोरोनरी आर्टरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। और जब भी किसी को होता है हार्ट अटैक, क्या होता है सर? जब किसी को हार्ट हार्ट अटैक पड़ता है, अटैक, तो यही सी आर्टरी में होता है ब्लॉकेज, बिल्कुल सही बात, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है। तो अगर किसी का कोरोनरी आर्टरी का इलास्टिसिटी यानी लचीलापन कम हो जाए तो क्या होगा, उस आर्टरीज में, उसमें क्या होगा, टाइटनेस बढ़ेगा, और टाइटनेस जितना बढ़ ज्यादा जाएगी, टाइटनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, और जितना दिक्कत होगा उतना चांसेस बढ़ेगा किस चीज का, हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम हो जाने का। तो अगर किसी का कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी कम है, लचीलापन कम है, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या सीने में दर्द हो सकता है, सीने में तकलीफ उसको महसूस हो सकती है, या बेचैनी भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। क्या है सर? कोरोनरी कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर। कोरोनरी मतलब वही कोरोनरी आर्टरीज, परफ्यूजन मतलब छिड़काव, छिड़काव, प्रेशर प्रेशर, मतलब दबाव। दवा, यानी जो हमारा जो हार्ट है ना, हमारे हार्ट को भी काम करने का चाहिए होता है ब्लड। क्या चाहिए होता है सर? ब्लड, हार्ट को भी अपना काम करने के चाहिए होता है ब्लड। और हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो मिलता है कोरोनरी आर्टरीज से। और उसका लास्ट में होता है परफ्यूजन यानी छिड़काव, लास्ट में जाके छिड़काव। तो यहाँ पे है कोरोनरी आर्टरी में जो छिड़काव होता है उसका प्रेशर कितना है। अगर कोरोनरी आर्टरी में छिड़काव का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, हमारे दिल को प्रॉपर खून नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, और उससे हो जाएगा हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर भी आपको हो सकता है। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्या, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग। क्या हो सकता है सर? इंटरनल ब्लीडिंग, अगर ये कोरोनरी परफ्यूजन वॉल्यूम ज्यादा है तो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग। अगर कम है तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चेस्ट पेन हमेशा आप फील कर सकता है आपका कस्टमर या कोई भी इंसान। और लास्ट में जो आता है रिपोर्ट दैट इज सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। और चार शब्द है यहाँ पे, शब्द पकड़िए एक एक करके। पहला है सेरिब्रल मतलब ब्रेन, दिमाग, सेरिब्रल मतलब यस, दिमाग, यस, ब्लड मतलब खून, वेसल मतलब धमनियां, इलास्टिसिटी लचीलापन यानी दिमाग के अंदर जो धमनियां खून लेके जाती हैं उनका लचीलापन कैसा है। तो उनका लचीलापन कम हो जाएगा तो ब्रेन में खून कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा तो क्या होगा, सर में दर्द होना, याददाश्त कम होना, माइग्रेन होना, हेडेक होना, एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ये होती है बिकॉज ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी के कम हो जाने से। तो ये है कि जो धमनियां हमारे दिमाग में खून लेके जाती हैं उनका लचीलापन कैसा है। लचीलापन कम होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मेमोरी कम हो जाएगा, सर में दर्द होगा, माइग्रेन हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और इंसान क्या रहेगा, उसको हमेशा बेचैनी या सर में दर्द महसूस होगा अगर इसकी मात्रा कम आएगी। अगर ज्यादा है तो मतलब दैट इज गुड। तो ये था हमारा फर्स्ट रिपोर्ट दैट इज सेरिब्रोवास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर रिपोर्ट कार्ड, यानी हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और उनकी धमनियां कैसा काम कर रही हैं। इससे हम लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट हेल्थ या ब्रेन हेल्थ कैसा हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, आप देखते हैं वेरिएंस आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए ना हम जो सप्लीमेंट देंगे, हमें देना है कोई भी सप्लीमेंट जिसमें होता है ओमेगा। क्या होता है सर?
कोई भी सप्लीमेंट जिसमें पाया जाता है ओमेगा, क्या पाया जाता है सर? विका, ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा जैसे हिमालयन बेरी जूस या ओमेगा 3 ओमेगा 3, ड्रॉप, राइट, ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल। कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी यहाँ पे वेरिएंस है, कोई भी ब्रेन की प्रॉब्लम हो, हमेशा दीजिए ओमेगा। क्या देना है सर? ओमेगा, ओमेगा, चाहे हिमालयन बेरी से दें, ओमेगा 3 से दें या दें फ्लैक्सीड से। उसके साथ आप ऐड कीजिए, और ऐड करना है आपने अश्वगंधा। क्या ऐड करना है सर? अश्वगंधा। अश्वगंधा कैप्सूल, क्योंकि ये हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस को, ब्लड फ्लो को करता है मेंटेन। उसके अलावा आप ऐड कर दीजिए नोनी जूस। क्या ऐड करेंगे सर? नोनी जूस, तो ये बन जाएगा आपका एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन, जिससे आपका हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ शानदार गजब, बना रहेगा। ओमेगा, ओमेगा प्रिपरेशन, साथ में अश्वगंधा और नोनी जूस। बाकी आप जो देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जो ऐड करना चाहो कर दो। ट्रिपल स्टेम सेल, एलोवेरा, तुलसी, जो देना चाहते हो दे सकते हो। ये 3 चीजें अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट। क्लियर सर? जबरदस्त। तो ये था सर हमारा आज का डे 1, और समय हो गया 8, तो हमारा लिमिटेशन थोड़ा टाइम का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने शुरू किया है, एक रिपोर्ट के बारे में जाना है। अभी 41 रिपोर्ट्स बाकी हैं। एक ऐसे एक करके हर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ताकि हम बने इसके अंदर शानदार, और जिससे बात करें उसको अच्छे से समझा पाए। तो आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू।